काला ना सफेद है, इश्क दा रंग यारा ग्रे वाला शेड है। ये ग्रे रंग आजकल गानों में, बोलचाल की भाषा में, स्पेशली पॉप कल्चर में काफ़ी सुना जाता है, नहीं? अब ग्रे एक पर्टिकुलर रंग को कहते हैं जो ना पूरा काला होता है ना सफ़ेद, कुछ बीच का होता है। ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये ग्रे शेड को हम एक सिर्फ रंग से इतर तब देखते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई एक चीज़, एक आइडिया, एक बात, एक व्यक्ति या सिनेमाओं के विलेन ना पूरे सही होते हैं ना गलत। ये चीज़ें मुझे मालूम थी। जो नहीं मालूम था वो ये कि लॉ की दुनिया में ग्रे जजमेंट्स भी होते हैं। जी, और आज हम कुछ ग्रे जजमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। हेलो, मैं हूं कनु प्रिया और आप देख रहे हैं कानून प्रिया का एक नया एपिसोड। तो क्या है ये ग्रे जजमेंट्स जिन पर आज हम बात करने वाले हैं? आसान भाषा में समझें तो वो हमारी अदालतों के द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका मकसद तो महिलाओं की हालत में सुधार लाना था, लेकिन उन जजमेंट्स को सुनाते वक्त जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी सेक्सिस्ट, यानी अपने नेचर में महिला विरोधी था। अब ये बात तो स्थापित है कि भारतीय समाज पेट्रियार्कल है, माने पुरुषवादी सोच से ग्रस्त। ऐसे में महिलाओं के हक में बोली जाने वाली बात भी कई बार ऐसे कही जाती है कि वो पुरुष सत्ता को बढ़ावा देता लगता है, सेक्सिस्ट लगता है, यानी फेमिनिज्म की तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश को 100 कदम पीछे धकेल देता है। ये ग्रे जजमेंट्स ये साबित कर देते हैं कि किस तरह न्याय व्यवस्था भी अपने काम के तौर तरीकों में हद दर्जे की सेक्सिस्ट अप्रोच रखती है। इस समस्या के रूट कॉज, उनकी वजहों पर बात करने से पहले आइए देखते हैं 5 ऐसे जजमेंट्स को जो ग्रे जजमेंट साबित हुए हैं। पहला है हरविंदर कौर बनाम हरविंदर सिंह। लॉ की दुनिया में एक टर्म है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी शादी में पति पत्नी के बीच की अनबन को तलाक तक नहीं पहुंचने देना। ये काम परिवार वाले तो करते ही हैं, लेकिन ये टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब अदालत अपने तरफ से कोशिश करती है कि अनबन मिटा दिया जाए और पति पत्नी एक दूसरे के साथ समझौता कर साथ रह ले। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही केस आया था साल 1983 में, हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने समझौते के दौरान सीधे कहा, यहाँ वैसे तो समझौते की गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स यानी संवैधानिक सिद्धांत जो हैं, जैसे कि बराबरी का अधिकार, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, ये सब अलग बात है और फैमिली लॉ अलग, दोनों साथ नहीं चल सकते। ये जितने भी संवैधानिक सिद्धांत होते हैं जो किसी भी भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं, वो शादी के इंस्टीट्यूशन को संभाल कर नहीं रख सकते। वो शादी में किसी भी तरह के प्राइवेसी का हनन कर देते हैं। तो बात बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, शादी को बचाने के लिए क्या भेदभाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है? हमारे समाज ने बेशक महिलाओं के कंधों पर शादी को संभाल कर रखने का बोझ डाल दिया है, पर क्या न्याय व्यवस्था का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो ऐसे फैसले देते वक्त थोड़ी सेंसिटिव रहे? दूसरा है सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और डाइवोर्स के केस में एक ऐसी बात कह दी जो बेहद ही स्त्री विरोधी था। मामला था तलाक के बाद महिला को उचित मेंटेनेंस मिल पाने का। कोर्ट ने महिला के हक में फैसला देते हुए कहा, महिलाएं लाचार होती हैं, कमा पाने योग्य न होने के कारण अपने पति पर ही आश्रित होती हैं। शादी टूट जाने के बाद क्या उनके लिए कुछ बच जाता है? अगर पति उन्हें पैसे देने से भी इनकार कर दें तो वे क्या करेंगी? इसलिए एक तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि फैसला महिलाओं के हक में होने के बावजूद कोर्ट की भाषा किस तरह से महिलाओं को लाचार बताती है। बेशक हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी यही रही है कि लड़कियों से उनके मौके छीने जाते रहे हैं, पर कोर्ट का इस सच्चाई पर न बोलकर औरतों को सीधे किसी योग्य न बता देना क्या सही है? तीसरा केस है वी तेलुसमा बनाम सेशी रेड्डी। मामला था प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का। शादी के बाद पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी की को ओनर होनी चाहिए। वो बराबर की हकदार तो बेशक नहीं होगी, लेकिन पति के बाद अगर किसी का अधिकार है उसके सेल्फ अक्वायर्ड यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर, तो वो उसकी पत्नी का है। ये फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने जो बयान दिया वो काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ। कोर्ट ने कहा, एक पत्नी अपने पति के शरीर का ही तो एक हिस्सा होती है जब तक वो पवित्र रहती है। पवित्र से यहाँ सीधे मतलब है कि जब तक एक पत्नी अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व न होती हो,
उसके प्रति बिल्कुल समर्पण रखती हो, तब तक तो उसे अपने पति के प्रॉपर्टी में कुछ अधिकार मिलना ही चाहिए। कोर्ट ने अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखा है कि शादी के बाद एक औरत अपनी नहीं, अपने पति की हो जाती है। मन से तो रहने ही दो, तन से भी, क्योंकि फैसला सुनाते वक्त ये कहा गया साफ कि पत्नी अपने पति के शरीर का ही अंग होती है। अब हमारे लिए ये समझना आसान होना चाहिए कि क्यों आखिर भारतीय न्याय व्यवस्था मैरिटल रेप को रेप नहीं मानता। चौथा केस है वसंता आर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। केस की कहानी बस इतनी सी थी कि महिला जिस ऑफिस में काम कर रही थी, वहां के नियम के अनुसार उसे नाइट शिफ्ट्स या देर तक काम करने का स्कोप नहीं मिल पा रहा था। नाइट शिफ्ट्स में महिला को किसी तरह के दिक्कत न होने के बाद भी ऑफिस को न जाने क्यों दिक्कतें थीं। वहीं मेल कुलीग्स लेट तक काम कर सकते थे। केस पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा, जब महिला को कोई परेशानी नहीं है तब उसे लेट तक काम करने से वंचित नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह महिलाएं लेट शिफ्ट्स की गुजारिश करेंगी तो कोर्ट्स में तमाम सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस और बढ़ जाएंगे। कोर्ट का ये स्टेटमेंट इतना प्रॉब्लमेटिक है कि इस पर टिप्पणी कहाँ से शुरू करें। महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए क्या उन्हें घर में कैद रखना सही है? अगर महिलाएं इसी तरह सड़कों पर, ऑफिस में, तमाम फील्ड्स में अपना स्पेस क्लेम न करें तो सिक्योरिटी का मामला आने वाले 1000 सालों तक खत्म नहीं होगा। जितनी महिलाएं बाहर आएंगी उतना ही महिलाओं का पब्लिक प्लेस पर प्रेजेंस नॉर्मलाइज होगा। सिक्योरिटी की बात जहां तक है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दे पाएं। महिलाओं की नहीं कि वो अपने मन मुताबिक बाहर आना जाना ही छोड़ दें। पांचवा और आखिरी केस है एयर इंडिया बनाम नरगेश मीर्जा। वैसे तो ये फैसला भारत के न्याय इतिहास में एक बहुत ही उम्दा फैसला माना जाता रहा है। वो फैसला जिसने एयर इंडिया की एयर हॉस्टेस को उनका न्यूनतम हक दिलाया। एयर इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके एक सर्विस रेगुलेशन के जरिए उसने ये नियम बना दिया कि एक एयर हॉस्टेस अगर 35 की उम्र तक शादी करती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। इस बेसलेस प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती दी गई। केस की सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कंपनी के रेगुलेशंस बहुत ही बेतुके हैं और महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। कोर्ट ने इस नियम को हटाने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतने ज़रूरी फैसले के वक्त कंपनी के एक रेगुलेशन को नज़रअंदाज कर दिया। रेगुलेशन था कि कंपनी में काम करने वाली कोई महिला अगर शादी करती है तो 4 साल के अंदर उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, एक उम्र के बाद महिलाओं को घर के कामकाज और दफ्तर के कामकाज के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने में दिक्कत आ ही जाती है और ऐसी हालत में इस एक रेगुलेशन पर बाद में भी बात हो सकती है। इस फैसले को अब आप किस चश्मे से देखेंगे? क्या आपको अब इक्वालिटी के तमाम दावे खोखले नहीं लग रहे हैं? ये सिर्फ 5 केसेस थे हमारे सामने। अगर आप न्यायालयों को नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे ऐसे कई केसेस हैं जो फेस वैल्यू पर महिलाओं के हक में नज़र आते हैं, लेकिन उनको करीब से देखने पर यह पता चलता है कि इन्होंने उल्टा पुरुष सत्ता, महिलाओं से जुड़े टैबूज, स्टीरियोटाइप्स को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया है। इसकी सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि पूरी न्याय व्यवस्था में महिलाओं की संख्या का कम होना, न्यूनतम होना। जब उस जेंडर का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा जिनके लिए फैसले लिए जा रहे हैं, जब फैसला सुनाने वाले बेंच में एक भी महिला नहीं होगी, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं के पर्सपेक्टिव को समझा जाएगा? इंदिरा जयसिंह, लॉयर, लीगल राइट्स एक्टिविस्ट, 2019 के महिला दिवस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोर्ट रूम्स में फैसलों में इस्तेमाल किए गए महिला विरोधी बयानों पर कार्यवाही की जाए। एक कमेटी बने जो ऐसे बयानों की जांच करे, चाहे वो बयान देने वाला एक जज हो या लॉयर, उन पर हस्तक्षेप हो, उन्हें रोका जाए, ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही भी हो। 70 साल से ऊपर से हमारा संविधान बराबरी की बात करता आ रहा है। हमें ये बराबरी न्यायालयों में कब महसूस होगा? चिट्ठी का जवाब तो आया मगर कार्यवाही अब तक नहीं की गई। बताइएगा आप क्या सोचते हैं इन सब पर हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहिए और नारी। शुक्रिया।